नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुमताज़ खान और आज एक बेहद ख़ास मेहमान भी हमारे इस शो पर मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि जब उनसे बातचीत की जाएगी, जब उनकी ज़िंदगी के सफ़र को जाना जाएगा, तो नए सिरे से आपको सियासत के तमाम दावपेच समझने के, सियासत के तमाम रास्तों की दुश्वारियाँ समझने के मौके मिलेंगे। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद ख़ास मेहमान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो इस वक्त बतौर नेता प्रतिपक्ष सूबे में जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और इससे पहले की बातचीत आगे बढ़ाएं, मेरे पास सबसे बेहतरीन अल्फाज यही हैं एक ऐसी शख्सियत को आपसे रूबरू कराने के लिए जो सियासत में सफ़र का एक तवील अरसा तय करके, एक लंबा अरसा तय करके यहाँ पहुँचे हैं, जिन्हें सलाम करते हैं रास्ते भी कि वो मुसाफिर हैं, सलाम करते हैं रास्ते भी कि वो मुसाफिर हैं, जिनके पैरों में हर रोज़ ज़ख्म आ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इनके दिल की दरारों को कभी भरने नहीं दूंगा, क्योंकि इन्हीं ज़ख्मों से मुझ में उजाले आते हैं। तो हुड्डा साहब, क्या इस वक्त हम हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? देखिए, तो हरियाणा के लोग फैसला करेंगे। हमने जो फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री का जहाँ तक सवाल है, ये तो एक पद है। मैं जो हूँ खाली एक पद के लिए नहीं, जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवार में पैदा हुआ हूँ, ये देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए जो भी सेवा बन पाएगी, जिस भी परिस्थिति में हूँ, चाहे मुख्यमंत्री हूँ, चाहे नेता विपक्ष हूँ, चाहे आम आदमी हूँ, आम उसमें हूँ, तो वही है। एक बात तो ये जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, आपके सपनों का हरियाणा कैसा है? आपने तो एक लंबा सफ़र तय किया है, बहुत बार सूबे की जिम्मेदारी संभाली है और आपकी कारकर्दगियों से आपने जो किया है सूबे की जनता के लिए, वो लोगों के दिलों में है। लेकिन अभी आप सेवा करना चाहते हैं सूबे की, वो सपनों का हरियाणा कैसा है? देखिए, जब हरियाणा बना 66 में इंदिरा जी ने बनाया, तो उस टाइम ये सवाल खड़े हुए थे कि आया हरियाणा अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकेगा नहीं। आर्थिक स्थिति ये थी, क्योंकि पंजाब का पिछड़ा हुआ इलाका हरियाणा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के किसान ने, मजदूर ने, हरियाणा के हर वासी ने मेहनत करी और लंबा सफ़र तय किया। बहुत सारे मुख्यमंत्री भी बदले, हर मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से जो भी है काम ठीक किया। 2014 तक पहुँचते पहुँचते हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 प्रदेश था, नौकरी देने में नंबर 1 था और कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। 2005 से 2014 तक मेरे को सेवा करने का मौका मिला। उस दौरान हरियाणा ने बहुत प्रगति करी। अब जो है 2014 के बाद जो हरियाणा जिस तेज़ी से प्रगति कर रहा था वो नहीं है, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा नंबर 1 है बेरोज़गारी में, नंबर 1 है महंगाई में, अपराध में ऊपर वाले 2-3 प्रदेशों में पहुंच गया। तो स्थिति ये है। और जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, मेरा नहीं है, तो प्रधानमंत्री ऑफिस का होता है जो करते हैं, उसमें हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस स्थिति में था हरियाणा फिर से वहीं पहुँचे, नंबर 1 हरियाणा बने, बेरोज़गारी ख़त्म करें जिस हिसाब से बढ़ रही है, और विकास करें। क्योंकि 5 से लेकर 14 तक, जब मैं 5 में मेरे को मौका मिला सेवा का, तो 2 बात थी जो सबसे बड़ी समस्याएं थी। एक तो ये था कि बिजली की कमी की वजह से सरकार गिर भी जाती थी, बनती भी थी, इतनी शॉर्टेज थी। केवल एक थर्मल प्लांट था पानीपत में। तो मैंने शुरुआत की, आज बिजली की समस्या नहीं है हरियाणा में। 4 तो थर्मल पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया फतेहाबाद में, वो तो उसकी बिजली आने शुरू होगी जब, तो बहुत ही लाभ होगा। और ये इस परिस्थिति में 2014 में हरियाणा को सरप्लस पावर स्टेट छोड़ के गए थे। दूसरा था कि गुड़गांव में मैं गया, तो वहाँ मैंने देखा कि बच्चे दिल्ली से आते हैं जो MNCs वगैरह उसमें, और दिन में नौकरी करते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप हरियाणा के बच्चों को क्यों लगाते हैं?
बोले जी इतनी क्वालिटी ही नहीं है एजुकेशन की, तो इसको एजुकेशन में हमारे बच्चों को 2005 से पहले अगर इंजीनियरिंग करनी है, MBBS करनी है या और कोई उच्च शिक्षा लेनी है तो बाहर जाना पड़ता था, चाहे बेंगलोर जाए, कर्नाटक में जाए, चाहे महाराष्ट्र में जाए, वहाँ से करके आते थे। तो मैंने इसको एजुकेशन हब बनाने का काम किया, अपने प्रयास किया और उसमें काफ़ी सफलता भी मिली। और देश का हर इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप देखो, मतलब और पूरे हरियाणा में पंचकुला में जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फिर कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो कि दूसरा है अहमदाबाद के यहाँ, फिर करनाल में कल्पना मेडिकल कॉलेज, फिर सोनीपत में आपका जो है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, महिला यूनिवर्सिटी भगत फूल सिंह के नाम से, कि उन्हें 5 लड़कियों से अपना गुरुकुल शुरू किया था, महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर में, फिर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में IIT का एक्सटेंशन, या आपका अशोका यूनिवर्सिटी, SRM, कितनी ही यूनिवर्सिटी हैं। जी, आपने ठीक कहा। और जब किसी ने इतने सारे काम किए हों, यकीनन उनके टिप्स पे होते हैं। यही वजह है कि आपको जगह याद होती है, इलाके याद होते हैं, आपको इंस्टीट्यूशंस के नाम याद होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के नाम याद होते हैं। क्या लगता है हुड्डा साहब आपको कि ये सारे काम जो आपने किए हैं वो लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाएंगे, साथ ही एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी 2024 में, या फिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सा बड़ा फेल्योर आप मौजूदा गवर्नमेंट का मानते हैं कि जिसकी वजह से आपको यकीन है कि कांग्रेस सत्ता में लौटेगी हरियाणा में? देखिए, लोग देखते हैं, तोलते हैं। हमारा समय देखा, अब ये देखा, कांग्रेस के समय देखा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, दिल्ली से भादगढ़ तक की मेट्रो जहाँ हम छोड़ गए थे 1 इंच नहीं बढ़ी, दिल्ली से गुड़गांव तक की मेट्रो 1 इंच नहीं बढ़ाई, दिल्ली से बल्लभगढ़ तक की मेट्रो 1 इंच नहीं बढ़ाई, कोई नई रेलवे लाइन नहीं। जो हम एक्वायर भी कर गए थे ज़मीन, एक हमारे टाइम में रेलवे लाइन बनी, जैसे सोनीपत से वाया गोवाना अपना जींद आई रेलवे लाइन, और हिसार से सीधा हांसी होते हुए वो जो ताकि दिल्ली से सीधा हिसार पहुंच जाए, वो ज़मीन एक्वायर कर दी, वो भी नहीं बनी। कोई मतलब ऐसा कोई नहीं है। नेशनल हाईवे जो हैं आज हरियाणा में जितने हैं, वो 85% जो है हमारे समय के मंजूर हुए हैं या शुरू हुए हैं। तो ये कोई मतलब कोई उपलब्धि नहीं है सरकार के पास। कोई ये नहीं कह सकते सरकार कि हमने फैसला लिया है, और हर वर्ग इससे विमुख हो गया। खट्टर साहब तो कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है हरियाणा में। आप देख लीजिए, मैं बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CMI की रिपोर्ट देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ेगा जब बेरोजगारी इतनी है, जब कानून व्यवस्था अपराध इतना बढ़ रहा है, तो कैसे हैप्पीनेस बढ़ेगी आप बताओ। ये तो मैंने कहा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है, तो खुशहाली बढ़ेगी उसमें, मैं कैसे बढ़ेगी जब आज इसमें दो राय नहीं है। CMI की तो मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि फलानी एजेंसी है, बेरोजगारी में सबसे ऊपर हरियाणा है। अक्सर कर्जे को लेके आप सरकार पे हमलावर होते हैं, आपके पास पूरे डेटाज भी होते हैं, आप देते हैं आपके कार्यकाल में कितना था कर्जा, अब बढ़ के कितना हो गया। लेकिन सरकार कहती है कि हमने विपक्ष को भरोसे में लेके कर्जा लिया था, कोविड का वक्त था, एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देनी थी, और RBI के नॉर्म्स पे लिया था, हम इधर से उधर गए नहीं। वो फिर जस्टिफाई कर देते हैं कर्जे को। देखिए, कर्जे पे जस्टिफाई नहीं होते। कर्जा जो है हमारे समय में जो था उससे 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने, जबकि हमारे समय में मैंने कहा 4 तब थर्मल प्लांट बनाए हमने, फरीदाबाद में IMT बनाया, मानेसर को एक्सटेंशन किया, IMT रोहतक बनाया, IMT खड़खौदा बनाया, शाह में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई, एयरफोर्स से भी क्लियरेंस ले ली थी, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनना था दूसरा जो यहाँ से चला गया। फिर रेलवे कोच फैक्ट्री सोनीपत में बननी थी, ज़मीन भी आइडेंटिफाई हो गई थी, वो नहीं बनी। तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कार्य जिसको मैं कह सकूँ मेरे खुशी हो। यानी कि ये तो फिर आपके लिए अच्छी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत मजबूती से काम करेगा अभी। देखिए, अच्छी बात नहीं मानता मैं इसको कोई अच्छी नहीं मानता, जब मुख्य उद्देश्य तो स्टेट के विकास की है, देश के विकास की है,
वो नहीं बढ़ रहा आगे, इस बात का मेरे को अफसोस है। हुड्डा साहब, एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि क्योंकि आपको राजनीति विरासत में मिली तो जाहिर है राजकुमारों की तरह आप उसमें आगे बढ़े होंगे, क्योंकि राजनीति के बादशाह के बेटे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पर वो मुश्किलें लोग जानना चाहते हैं जो विरासत में राजनीति मिलने के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरुआत से लेकर अब तक फेस की, जिन चैलेंजेस का सामना किया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवार में पैदा हुआ। शिक्षा भी मेरी अलग अलग जगह हुई है, दिल्ली भी हुई है, गुजरात में भी हुई है, चंडीगढ़ भी हुई है, रोहतक भी हुई है, और लॉ दिल्ली से भी किया। इस तरह विभिन्न घूमता रहा मैं। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मेरे स्वर्गीय पिताजी जो है 1978 में रिटायर हो गए थे। मैंने तो राजनीति शुरू करी थी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रधानता से, और रोहतक के पंचायती मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट होता ना, उसकी चेयरमैनी से। तो मैं तो आहिस्ता 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 ये है, ऊपर से नहीं करा। ये इस वजह से नहीं कि मैं एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ सीधा हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो मेहनत की, लोगों के हितों की लड़ाई लड़ी। जैसे जो हमारे से पहले सरकार थी, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लेता, तो गोलियों से किसान मारे गए थे जींद में। तो यहाँ से पंचकुला से लेकर जींद पद यात्रा करी हमने, किसानों की आवाज़ उठाई। मैं जब वहाँ फिर बाद में जींद से लेकर दिल्ली तक करी। हर गांव में गया हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा हरियाणा मैंने अपने पैरों से नापा है। मेहनत करनी पड़ती है जी। नहीं तो कोई आसान काम नहीं है। जनसेवा आसान काम नहीं। पद पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। उस पे बने रहना मजबूती से, वो बड़ी बात। उस पे लोगों में विश्वास पैदा करना। आज जब भी वो लोग देख रहे हैं, जब मैंने कहा तोलते हैं, आज कोई मेरे में वो थोड़ा ही है, लेकिन लोग ये कहते हैं हाँ भाई उस समय में, कांग्रेस के समय में हमारे काम हुए। आंकड़े बताते हैं प्रदेश में प्रगति की, तो हम तो वही चाहते हैं। आज के वक्त में क्या सबसे बड़ी चुनौती लगती है हुड्डा साहब आपको? देखिए, आज के वक्त में सबसे बड़ी चुनौती जो मैं बताया ना, बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया पूरा हरियाणा। पूरे देश में बता रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आई। अभी RBI की रिपोर्ट आई थी, कहाँ तो हरियाणा में इतनी इन्वेस्टमेंट आती थी। जापान की 70% इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी 2014 में। ये मैं नहीं कह रहा, मैं जापान गया था, वहाँ उसके प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी 70% इन्वेस्टमेंट हरियाणा में है, और आज RBI की रिपोर्ट है केवल 1%। तो कैसे प्रगति करेगा प्रदेश? ना इन्वेस्टमेंट है, ना और कोई है आज की। तो इस वास्ते बेरोजगारी और महंगाई और कानून व्यवस्था, ये मुद्दे हैं मेरे सामने जिनको टैकल करना चाहिए। आज क्या है, कोई समस्या होती है, लोग अपनी मांग रखते हैं, तो ये सरकार का रवैया ऐसा हो गया कि लाठी चला दो, गोली चला दो। लाठी और गोलियों से सरकारें नहीं चलती हैं, आगे नहीं चलते हैं। लोगों का मन जीतने से चलते हैं। लोगों का मन जीतने का प्रयास करना चाहिए, जो भी हो सत्ता में, जब भी आगे प्रोग्रेस करेगा। तो मैं चाहता हूँ मेरा प्रदेश उसी जगह पहुँचे कि पूरे हरियाणा में, हमारा हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 रोज़गार देने में, और प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट में, आय में उससे ऊपर जाए, और शांति बने। अब आप देख रहे हैं सब, कोई भी आएगा, ये पंचायत के इलेक्शन हुए, सरपंच अपनी मांग करने आए, उनके ऊपर लाठी चला दो। टीचर अपनी मांग करते हैं, उनके ऊपर लाठी चला दो। आंगनबाड़ी करते हैं, उनको कर, मतलब कोई बैठ के समाधान निकालने का प्रयास नहीं हो रहा। 1991 में आपने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था लोकसभा का। उसके बाद जब 1996 का चुनाव भी आपने जीता था, लेकिन एक किस्सा बड़ा मशहूर हुआ जो बड़े बुजुर्ग बताते, जो आज की नस्ल को नहीं पता होगा, कि एक शख्स थे हरे राम, आपके वालिद साहब के दोस्त थे। उन्होंने आपसे कहा था कि 91 का चुनाव बहुत ज़ोर शोर से तुमने जीता, जीतोगे ये भी, लेकिन मार्जिन उतना नहीं रहेगा।
क्या उस तरह के तजुर्बेकार लोग जो उस वक्त लोगों की नब्ज पढ़ लिया करते थे, जो लोगों की मंशा को समझ लिया करते थे, अब कहीं टकराते हैं, कहीं मिलते हैं इतने दिलचस्प लोग? नहीं, वो तो देखो जो आपने कहा हरिराम जी की बात, वो मेरे पिताजी के साथ जेल में थे, उनकी धर्मपत्नी भी जेल में थी। अच्छा। और उनका बच्चा जो है करण सिंह, वो जेल में ही पैदा हुआ था। तो वो जब मैं जा रहा था चुनाव के दिन, पहले दिन 96 का, तो उन्होंने गाड़ी रोकी मेरी। मैं उतरा, मैंने उनको नमस्कार किया। मैं तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे को कभी सपना झूठा नहीं आया, बुलाबल तो आता नहीं, जब आया झूठा नहीं आया। मैं जीत तो तेरी है, मार्जिन कम है, थोड़ी मेहनत कर ले। अच्छा। तो चलो जो भी मेहनत, तो वो कहते ना कहते मेहनत तो मैं कर ही रहा था। नहीं, जब काउंटिंग चल रही थी, गिनती चल रही थी, अलग अलग जगह गिनतियाँ होती थी उस टाइम, कि यहाँ से इतने से ले आगे हूँ, यहाँ से इतने से पीछे हूँ, इतना क्लोज बन रहा था। और उनकी मेरे को वो बात याद आ रही थी। इसी प्रकार से ये 96 के बाद 98 का चुनाव हुआ। फिर मुकाबला उन्हीं वही थे हमारे मुकाबले में, वरिष्ठ नेता थे, बुजुर्ग थे हमारे, देवीलाल के मुकाबले में तीसरा टाइम। तो पोलिंग के और गिनती के दिन में काफ़ी मार्जिन था। पोलिंग हो गई थी और काउंटिंग का टाइम था 15 या 20 दिन, कितने मेरे को ध्यान नहीं, शायद उसके बाद काउंटिंग हुई और जगह इलेक्शन हुआ। तो मैं एक दिन अपने कमरे में लेट रहा था, सुबह सुबह टेलीफोन आया, मेरी वाइफ भी वहीं थी, उनसे बात करना, आपको भी बताएंगे। वो टेलीफोन आया, हाँ जी भूपेंद्र बोल रहे हैं? हाँ जी। बोला आप कोई भी नंबर याद करो, बोलो। तो मेरे वहाँ का टेलीफोन का नंबर उस टाइम 4 डिजिट था, 2283 था। मेरी गाड़ी का नंबर भी 83 था। तो वैसे ही कह दिया मैंने 383, 383। और इतना कहना, उसने कहा अच्छा बेटा इतने से जीतोगे। मैंने कहा बोल कौन रहे आप? बोले मैं करनाल से बोल रहा हूँ। कौन बताइए कहाँ दिया आज तक मेरे को पता नहीं। और उतने ही से जीता मैं। अच्छा। ये दो अजूबे वैसे तो आर्य समाजी आदमी है, इन चीज़ों में, चमत्कारों में यकीन नहीं। यकीन नहीं करता, लेकिन ये जो मेरे साथ स्वयं ये बीते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी 1991 में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो राजीव गांधी साहब ने बुलाया था आपको। उस वक्त आपसे चॉइस पूछी गई थी, आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है या फिर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, और आपने सब उन पर छोड़ा था कि जो आपको डिसीजन लेना है वो लीजिए। उस वक्त आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, देवीलाल जी को शिकस्त दी थी, फिर बैक टू बैक आप उन्हें शिकस्त देते रहे थे। क्या आज की तारीख में भी अगर 10 जनपद से इस तरह पूछा जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से कि आपकी चॉइस क्या है, तो आप अपनी चॉइस रखेंगे या वापस छोड़ेंगे उन पर? तो मैं पहले भी छोड़ा था, अभी छोड़ा था। जिसको नेता मान लिया उन पर छोड़ा ही जाता है। हुड्डा साहब, मोनू मानेसर की भी अरेस्टिंग हुई है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। बहुत टाइम से इस पर जद्दोजहद चल रही थी। क्या लगता है आपको, इस अरेस्टिंग के बाद आपने पूरा मामला देखा ही है, समझा ही है बारीकी से? देखिए, जहाँ तक मोनू मानेसर का सवाल है, मेरे को कुछ नहीं कह रहा उसमें। गृह मंत्री का खुद का बयान था, अनिल विज जी का, कि वो क्रिमिनल है। जब गृह मंत्री ये कहता तो उसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन नूह में क्या हुआ और क्यों हुआ, मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने सुना था। उन्होंने कहा ये सोची समझी साजिश थी। तो उस साजिश कौन की थी, कौन थे वो लोग, किसकी साजिश थी, इसकी कैसे जांच होगी? इसी वास्ते मैंने पहले दिन कहा था कि हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो दोषी है उनको वो भी मिलना चाहिए। खाली मैं कुछ कहूँ या वो और कोई कुछ कहे, उससे नहीं बात है। मैं आज भी वही स्टैंड है कि इसकी जांच जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। वही एक रास्ता है जो सही बात तक पहुंचाएगा। एक और अहम सवाल है सर आपसे कि आपका जो ख़ास कार्यक्रम है विपक्ष आपके समक्ष, उसमें बड़ी भीड़ जुटती है लोगों की, लोग जज्बाती होकर आपसे मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। ये भीड़ कितना हौसला आपको देती है? क्योंकि उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच कर अब भी जज्बाती होते हैं। आपने खुद एक जज्बाती अपील की थी वहाँ पर कि
आपको सूबे में, हरियाणा में चीज़ों को दुरुस्त करना है, ठीक करना है, तो लोगों का साथ आपको मिलना चाहिए। ये भीड़ कितना बड़ा हौसला है आपके लिए? देखो, प्रजातंत्र जनतंत्र में लोग ही हैं, उन्हीं वही ताकत है। मेरी तो एक आदमी व्यक्ति की ताकत नहीं होती, जनता की ताकत है। और जब आप देख रहे हैं जन समूह आ रहा है तो नेचुरल कुदरती है कि हौसला मिलता है। और जिस हिसाब से अब भीड़ आ रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा की 36 बरादरी मन बना चुकी हैं अगली सरकार 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। पर कहीं थोड़ा सा ये खदशा होता है दिल में कि इस भीड़ की अहमियत को 10 जनपद भी जल्दी समझे, क्योंकि पिछली दफ़ा देरी हो गई थी, सिर्फ 25 दिन आपको मिले थे पूरी तैयारी के लिए, पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तमाम रणनीति बनाने के लिए। तो 10 जनपद भी जल्दी समझे इस अहमियत को, ताकि रास्ता स्मूथ हो, आसान हो पार्टी का। अब तो देखो, उन्होंने फैसला कर ही रखा है। मैं विपक्ष का नेता हूँ, उदयभान जी अध्यक्ष हैं, हमारे पे छोड़ रखा है, पूरी मेहनत करेंगे। एक और लोगों के मन में ये सवाल आता है कि रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी, कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे दी, तो लोगों को ये मैसेज भी गया कहीं ना कहीं, क्या 10 जनपद ने हरियाणा की पूरी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दी है? देखिए, सवाल इस बात का जो जिसकी जहाँ जिम्मेवारी होती है वो अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, निभा रहे हूँ। जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी है निभाएंगे। जो विपक्ष का नेता लोगों ने चुना है मेरे को, तो उनकी आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है, उठाऊंगा, जोर शोर से उठाऊंगा। अब तक तो आपने जितने काम किए वो सब आपको याद हैं, लोग उन्हें मानते भी हैं। अब अगर आपको दोबारा मौका दिया गया हरियाणा की जनता की तरफ से, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकता मेरी सबसे पहले कानून व्यवस्था, फिर जो है बेरोजगारी ख़त्म करने की। खत्म तो नहीं हो सकती, इतनी आसान नहीं होता, लेकिन जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रही है बेरोज़गारी, उसमें बेरोज़गारी कम हो। और उसका रास्ता एक ही है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री लगे और कम्युनिकेशन बढ़े। जैसे मेट्रो है, मेट्रो आगे बढ़े, बल्लभगढ़ से आगे पलवल जाए, बांधवगढ़ से आगे रोहतक जाए, इधर जाए, फिर इधर आपके करनाल की तरफ आए, पानीपत आए। ऐसे मेट्रो बढ़ेगी, हर चीज़ का जो है जन सुविधा बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, प्रदेश की प्रगति बढ़ेगी और किसानों को उचित मूल्य मिले। एमएसपी जो है, एमएसपी का किस बात पे निर्धारण हो, वो जो है स्वामीनाथन के फार्मूले पे दो मेरी रिकमेंडेशन थी, उस पर हो। रायपुर में भी हमने ये कहा है, ताकि किसान समृद्ध होगा, किसान सुखी होगा, सब सुखी होंगे। और जैसे हमने स्कीम जो शुरू करी थी गरीब आदमी की, 100 गज के प्लॉट देने के लिए 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए थे हमने, और इस सरकार ने आते बंद कर दी। तो उनको प्लॉट भी देंगे, गरीब आदमी को सब कुछ छत चाहिए, उनको मकान बनाएंगे। जैसे गरीब आदमी के बच्चों की, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों की हमने पहली जमात से स्कॉलरशिप शुरू करी थी, पहली जमात से। इन्होंने उसमें बंद कर दिया। तो इसमें बहुत सारी स्कीम है जो इन्होंने स्कीम बंद कर दी। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन इनके मैनिफेस्टो देखो, जे भी तो कहते हम 5100 देंगे। तो हमने जब मैं 2005 में हमारे को मौका मिला तो 100 रुपये थी, वो 1500 तक बढ़ गई थी। तो अब वो तो कई गुना बढ़ी। अब मौका मिला तो कम से कम हम जो है अब 2700 है, 250 है, तो 3000 हो जाएगी अगले साल, तो डबल तो करेंगे ही ओल्ड एज पेंशन। एक और आखिरी और अहम सवाल है सर मेरा आपसे। इस टाइम आपके पास एक बड़ी मजबूत फहरिस्त है, बड़ी मजबूत लिस्ट है सरकार को घेरने के लिए। आप अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में, अपने शोज़ में भी बताते हैं, सार्वजनिक मंचों से भी आप कहते हैं, और आपके पास बाकायदा पूरे डाटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, आप जिनसे सरकार को घेरते हैं। लेकिन क्या कभी इस बात से कोई परेशानी हुई कि ऐसा ना हो कि अगर मिलकर आगे नहीं बढ़े तो ये आंकड़े, ये डाटा, ये सारे फैक्ट्स जो सरकार के खिलाफ हमारे पास हैं, कि वो कमज़ोर ना पड़ जाए? देखिए, वो तो कोई भी दल होगा, प्रजातांत्रिक दल है कांग्रेस, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है।
लेकिन पार्टी जो फैसला कर देती है उसके बाद सब एक होकर लड़ते हैं। जी, तो आपको लगता है ये ऐसी कोई क्लैशेस नहीं है जिनसे पार्टी को हाँ। या पार्टी के नेताओं को सब- आगे सब- जाके कोई मुश्किल? जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं, जो जनहित के आदमी, वो सब एक रहेंगे। हुड्डा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद खास बातचीत के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।